कई बार आपने देखा होगा लेडीज बड़ा मेकअप करती हैं जब शादी में जाती हैं, है ना, कहीं भी। तो क्या होता है, जो वो एक्चुअली जितनी सुंदर वो हैं उससे ज्यादा वो अपने ऊपर मेकअप करके उतना सुंदर अपने आप को बना देती हैं कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, है ना। उसी तरह से हम अपनी अकाउंटिंग के वाइटल फैक्ट्स को जो जिससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी अकाउंटिंग दिखे, हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी दिखे, ऐसे वाइटल फैक्ट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, सामने कर देते हैं, दिखा देते हैं। अभी तक हमने फायदे फायदे पढ़े, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, एडवांटेज पढ़े, रोल पढ़ा, फंक्शन पढ़ लिए, लेकिन भाई इतना सारा होने के बाद कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी, कुछ कमियां भी तो होंगी, बहुत माइनर सी कमी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं अकाउंटिंग, जो इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसी में आगे यानी कि रोल्स एंड फंक्शंस, क्योंकि हमने उसका डेफिनेशन, मीनिंग, एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव्स ये तो सब पढ़ लिए थे, लेकिन उसी से चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो जाता ना। थ्योरी में तो आपके रोल्स एंड फंक्शंस वगैरह भी आएंगे। तो आज हम रोल और फंक्शन पे, अकाउंटिंग के क्या रोल होते हैं और अकाउंटिंग के क्या फंक्शन होते हैं, उस पे काम करेंगे, उसकी हम पढ़ाई करेंगे ताकि वो आपका पार्ट स्ट्रांग हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या फंक्शनैलिटी होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे हमारी अकाउंटिंग काम करती है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट। ये तो सभी में आता है, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है सारे के सारे अकाउंटिंग जो रिपोर्टिंग है वो सिस्टमैटिकली चले। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं सिस्टमैटिकली, एक सिस्टम में। ये मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। ओके बच्चों, दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंटिंग। अब जो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट होते हैं, देखिए जैसे ही हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है, अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, जैसे ही हमारा वो पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद हम पूरे साल में हम जर्नल और लेजर बनाते रहते हैं। फिर साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बना के हम कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे मैंने पहले बताया, वो बनाते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो ये सब जो पार्ट है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट, फाइनल में बनाए जाने वाले अकाउंट। तो ये इनका फंक्शन होता है ताकि हम उससे सारे कंक्लूजन्स ले सके, सारे रिजल्ट्स ले सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एट द अकाउंटिंग पीरियड, एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट। क्या इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं? बैलेंस शीट को, जो हमारी पोजीशन को शो करे, ठीक है, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है ये शो करता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है, प्रॉफिट अर्न्ड शो करता है, और कितना लॉस इनकर्ड हुआ ये शो करता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स फॉर टेकिंग डिसीजन। बोथ कौन कौन से? बोथ, एक तो ये हमारा बैलेंस शीट और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनाने जरूरी है, और यही एक फंक्शन होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के फंक्शन में ये आता है। नेक्स्ट होता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मैं पहले बता चुका हूं लीगल रिक्वायरमेंट। लीगली यानी कि लॉ के थ्रू सरकार के से, सरकारी अथॉरिटी से
जीएसटी डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हमें बहुत सारी चीजें, कई बार केस चलते रहते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, वहां पे हमें कई बार रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पे जो हमारे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। यदि हमने अपनी अकाउंटिंग को अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स को फॉलो करके बनाया है, सिस्टमैटिकली बनाया है, तो कोर्ट हमारे उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस बाय द कोर्ट। कोर्ट हमारे उस अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करता है एज एन एविडेंस। ठीक है, जो भी बाय द वे हमारा किसी से कोई केस हो गया है, किसी ने हम पे क्लेम डाल दिया, हम कहते हैं नहीं भी इतना क्लेम नहीं है, आप ज्यादा कह रहे हो, कम है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट में हम सारा अपनी अकाउंटिंग को प्रेजेंट करेंगे। जब प्रेजेंट करेंगे तो वहां पे दिखाया जाएगा, तो हमारा देखा जाएगा कि भाई कितना इन्होंने रियल में कितना है, जो क्लेम कर रहा वो कितना है। तो हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो एविडेंस के तौर पर पेश किए जाएंगे और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट जो मीट आउट हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग से। नेक्स्ट फिर आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तो हमने आपको 7 एट्रीब्यूट्स में बताया था। कम्युनिकेटिंग, जब जिसको हमारी इंफॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, हम उसको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये भी फंक्शन होता है किसका? अकाउंटिंग का। इट इज येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, ये एक काम होता है, विच में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सच एज मैनेजमेंट, बैंक, इंप्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा, ये हमारे यूजर होते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हम इन्हें बताते हैं। इसके बाद आता है असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट में पहले भी बता चुका हूं मैं कि जब भी हमारे मैनेजमेंट को किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमसे मांगता है, हम उसको देते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि हम उसको असिस्ट करते हैं। ये असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट होता है। ओके बच्चों, ये हुआ हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम आते हैं इससे आगे, तो फंक्शन अच्छे से तैयार कीजिए। चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग हमने पढ़ा कि क्या फंक्शन होते हैं, अब अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करती है। देखो घूम फिर के सारी चीजें वही हैं, कभी वह इसको रोल से, कभी उसको फंक्शन से हम डिनोट करें, लेकिन चीजें वही हैं। देखिए आप पढ़ चुके हैं मेंटेनेंस, आपका जो हम कर रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अभी हमने रिकॉर्ड उसमें भी पढ़ा, ये फंक्शन में सिस्टमैटिकली। भाई हमारा अकाउंटिंग का काम क्या? अपने रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना। तो द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग द मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू ascertain द नेट प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन द पर्टिकुलर डेट। सेम है, हमने भी पढ़ा। उसके बाद असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया, सेम वही है, मैनेजमेंट को असिस्ट करना, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे उसको देना। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ये हमने आपको पढ़ाया था फंक्शन में। एडवांटेज है ये उसका, एडवांटेज में हम अपनी अकाउंटिंग को कंपेयर कर सकते हैं। यदि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो हम अपनी अकाउंटिंग को प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं अपने पिछले साल के डेटा के साथ में या किसी दूसरे के साथ में भी। ये एक अकाउंटिंग का रोल है। एविडेंस इन कोर्ट, अभी मैं बात कर रहा था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज गुड एविडेंस। गॉट इट ना? कोर्ट में एक्सेप्ट करते हैं। अदर कुछ और भी हमारे इसके रोल है, जैसे प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को याद रखना तो कठिन होता है, इसलिए वो उसको बचाता है और हम सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। फैसिलिटेट टू द रेजिंग लोन रेज करने के लिए हमें अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, ये इसका रोल है। फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस को सेल करना चाहते हैं हम, तो ascertain द प्रॉपर प्राइस, ये ना परचेज प्राइस, ये बताता है हमें अकाउंटिंग। फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, हम टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट कर सकते हैं। तो देखिए रोल क्या है, रोल में मैक्सिमम
ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने पढ़ा हुआ है पीछे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सारे रोल और एक तुम्हारे लिए बना दिया कि किसका ये रोल भी होते हैं, यही एडवांटेज है, यही रोल है। ओके, तो चीजें यहीं ना कहीं यूज होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब देखो बच्चों, अभी तक हमने फायदे पढ़े, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, एडवांटेज पढ़े, रोल पढ़ा, फंक्शन पढ़ लिए, लेकिन भाई इतना सारा होने के बाद कुछ लिमिटेशन भी तो होंगी, कुछ कमियां भी तो होंगी। बहुत माइनर सी कमी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन होती है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। कैसे नहीं है बताते हैं। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, अकाउंटिंग में लीड द विंडो ड्रेसिंग। ये चार हैं। अब देखो है क्या, पहला बताते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। क्या होता है कि वैसे तो हम अकाउंटिंग करते हैं एग्जैक्टली हमें सब कुछ पता होना चाहिए क्या है, लेकिन कुछ चीजें एस्टिमेट होती है। तो अब जब वो एस्टिमेट होती है तो फिर वो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, तो एस्टिमेट तो थोड़ा नियर टू एग्जैक्ट होता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that transactions are recorded on the basis of evidence। देखिए, कुछ ट्रांजैक्शन जो एविडेंस के बेस पर नहीं लिखे गए हैं, केवल एग्जैक्ट हमने उसको एस्टिमेट किया है, तो ऐसी कंडीशन में वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हमने कोई कार खरीदी और कार की हम हर साल क्या किया, हमने 5 लाख रुपए की कार खरीद ली और उस कार की वैल्यू जो है हम हर बार 50,000 लेस कर रहे हैं हर साल। तो पहले 50,000 लेस किया तो वो 4,50,000 की बच गई, फिर मैंने अगले साल फिर 50,000 लेस किया। ये मैं सोच रहा हूं कि हर साल इतनी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, तो ये 2 साल बाद 4 लाख की बच गई। लेकिन मैंने अपनी बुक्स में 4 साल लिखा हुआ है, ये बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन मार्केट में मैं उसको लिखने जब जा रहा हूं, बेचने जा रहा हूं, तो वो 4 लाख के लिए कुछ कम की बिक रही है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रही है। तो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती हैं जिस पर हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं आ पाती है, तो ये एक लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी जो अनरियलिस्टिक हो, रियल ना लगे। जैसे कि भाई अभी आता क्या बताता हूं, assets are recorded in the books of accounts at historical cost, यानी कि जिस कॉस्ट पे उसको खरीदा गया था उस पे हमने उसको लिखा। यही वाला एग्जांपल लगेगा इसमें भी। एंड डेप्रिशिएट ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और जब तक उसकी यूजफुल लाइफ है तब तक हम उससे एस्टिमेट करते रहेंगे। एज ए रिजल्ट करंट वैल्यू आर नॉट शोन, ऑल्सो the estimate of the useful life of the asset make the information unrealistic। मैंने बताया ना कि करंट वैल्यू, बुक्स की वैल्यू क्या 4 लाख दिखा दी, लेकिन उसकी करंट वैल्यू एग्जैक्टली है क्या ये नहीं दिखाया, तो वो रियल नहीं रहा, है ना। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, रियल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो यही हम कहेंगे अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट या फिर अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है कुछ। जैसे अब हमें कहा कि कार की इंफॉर्मेशन 4 है, तो ये अनरियलिस्टिक है, रियली नहीं है। मार्केट में तो हो सकता है 359 की बिके, 340 की बिक रही हो, 350 की बिक रही हो, लेकिन बुक्स में हमारी 4 लाख है, तो रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्वालिटी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि हमने एक कार खरीदी थी, अब मैंने 2 कार कर दी कि एक कार हमने 2 कार खरीदी 5-5 लाख रुपए की। अब हमने एक कार को तो मैं खुद चलाता हूं, मेंटेन करता हूं, साफ करता हूं, सब कुछ करता हूं। एक कार मैंने अपने एम्प्लॉइज को दे दी। अब एम्प्लॉय तो सारे एम्प्लॉय 10-12 एम्प्लॉय है, कभी जिसको जरूरत हुई वो चलाता है उसको। अब वो वाली कार तो बहुत ज्यादा चल रही है, कोई दूर भी लेके जा रहा है, पास भी, और गड्ढे वड्डे में जैसे चला रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय उतनी केयर से नहीं चला रहा। लेकिन मैं उस कार को बड़ी ही केयर से चलाता हूं, साफ सुथरा रखता हूं। अब 5 साल बाद इस कार की वैल्यू जो एम्प्लॉय चला रहे हैं और इस कार की वैल्यू जिसको मैंने चलाया, क्या इक्वल होगी? नहीं, दोनों की क्वालिटी एक नहीं रहेगी। एक कार जो बहुत ज्यादा चल चुकी है, जगह जगह से उस पर स्क्रैच पड़े होंगे, हो सकता है टूट फूट गई हो कई जगह से,
और कई पार्ट्स भी बदल गए होंगे, रिपेयर बहुत ज्यादा करानी पड़ रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जबकि ये मेरी कार जिसको मैंने चलाया वो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल साफ सुथरी है, मैं बिल्कुल उसे केयर से रखता हूं, जबकि एम्प्लॉय नहीं रखते थे। तो दोनों की क्वालिटी अलग अलग, लेकिन बुक्स में वो ऐसी तरह से डेप्रिसिएशन लगते लगते दोनों की वैल्यू पे सेम वैल्यू दिखाएगा कि ये भी 4 लाख की है, वो भी 4 लाख की, बुक्स में उतना ही दिखाएगा, लेकिन रियल में उसकी वैल्यू सेम नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव एलिमेंट्स नहीं आते हैं। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड द मॉनेटरी मैटर्स, वो केवल मॉनेटरी मैटर्स को शो करता है, मॉनेटरी मैटर्स ओनली इनको दिखाएगा, ना कि क्वालिटी को। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, या फिर हमारा जो मैनेजमेंट है उसकी क्वालिटी, अच्छा मैनेजमेंट है या बुरा मैनेजमेंट है जो, और स्टाफ है, या इंडस्ट्रियल हमारे रिलेशन कैसे हैं, लोगों के साथ कैसे हैं, वो हमारा अकाउंटिंग नहीं दिखाएगी। पब्लिक के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, ये हमारी अकाउंटिंग नहीं दिखाएगी। इट मींस इफ वी आर गुड इन एवरी फील्ड, रिलेशन में अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा, स्टाफ हमारा अच्छा है, लेकिन ये सब चीजें हमारा अकाउंटिंग नहीं शो करेगा। अकाउंट दिखाएगा मॉनेटरी चीजें जो बुक्स में रिकॉर्ड है। ओके, तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग में लीड विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग बड़ी अजीब सी बात है। विंडो ड्रेसिंग आपने समझा, विंडो ड्रेसिंग विंडो पे खड़े होकर ड्रेसअप होना है ना, ऐसा नहीं। देखिए, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मींस मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन यानी कि काट छाट, मैनिपुलेट कर देना ऑफ अकाउंट्स इन द वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द बेटर पोजीशन देन व्हाट एक्चुअली इज। देखिए, कई बार हम अपने आप को ड्रेसअप करते हैं। कई बार आपने देखा होगा लेडीज बड़ा मेकअप करती हैं जब शादी में जाती हैं, है ना, कहीं भी। तो क्या होता है, जो वो एक्चुअली जितनी सुंदर वो हैं उससे ज्यादा वो अपने ऊपर मेकअप करके इतना सुंदर अपने आप को बना देती हैं कि उनके वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, है ना। उसी तरह से हम अपनी अकाउंटिंग के वाइटल फैक्ट्स को जो जिससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव हमारी अकाउंटिंग दिखे, हमारी कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी दिखे, ऐसे वाइटल फैक्ट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, सामने कर देते हैं, दिखा देते हैं। तो जो एक्चुअली उसकी पोजीशन है उससे ज्यादा उसे बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की हम करते हैं, ये एक लिमिटेशन है, ऐसा कर सकते हैं। दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट, इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट शो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इसमें वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं शो कर रहा, क्योंकि हम जो दिखाना चाहते हैं हम उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहां पे कुछ चीजों को शो करेंगे। बैलेंस शीट डज नॉट प्रोवाइड द ट्रू एंड द फेयर व्यू। इस केस में बैलेंस शीट सही और ट्रू और फेयर व्यू नहीं दिखा पाती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को सही से नहीं दिखा पाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो विंडो ड्रेसिंग की है, हमने तो मेकअप कर दिया है, हमने तो अच्छा पोजीशन दिखाने की कोशिश की है, तो ट्रू तो फिर नहीं दिखेगी ना। ओके, तो ये हमारे लिमिटेशंस हैं अकाउंटिंग के। तो अभी हमारी अकाउंटिंग यहां पे खत्म होती है। अकाउंटिंग में हमने सारे फंक्शंस, हमने लिमिटेशंस, हमने एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव्स सबको पढ़ लिया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। यदि कोई डाउट या किसी तरह का भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, बाय बाय।